कल मैंने कहा है सरकार साहब के कि आपको डाटाबेस का जो बेसिक्स है उसका एक लेक्चर डिलीवर करवा दिया जाए, तो रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। और जी नहीं, आज कुछ थोड़े से मज़ीद कंट्रोल्स हैं, ताकि कम से कम कुछ ना कुछ तो आपको कंट्रोल्स का तो एक लिहाज से GUI डेवलपमेंट कम से कम ठीक तरीके से आ जाए। तो पिछले लेक्चर में हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर बनाया था और टास्क मैनेजर बनाया था, मतलब बाकी चीज़ें देखी थी। एक चीज़ आपने थोड़ी सी नोट की होगी कि हम यहाँ पे मोहताज होते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर कि यूज़र कोई इवेंट परफॉर्म करे तो कोई काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल बटन क्लिक करना है या माउस मूव करना है या व्हाटएवर कोई भी है, तो हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो जब तक यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता तब तक वो कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं यूँ चाहता हूँ कि यार हमारी एप्लीकेशन कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद कोई काम परफॉर्म करे, हर कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ टाइम के बाद कोई काम परफॉर्म करे, तो उसका क्या तरीका है। तो हमारे पास एक कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे होगा जी कंपोनेंट्स के अंदर टाइमर। बहुत काम का कंट्रोल है, बहुत यूजफुल कंट्रोल है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइमर जो है उसका ताल्लुक हमारे इंटरप्ट्स और जो लोअर जो हार्डवेयर लेवल का टाइमर होता है उसके साथ इंटरप्ट जनरेट, तो ज़्यादा टाइमर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, हैवी होते हैं हमारे एप्लीकेशन। एनीवेज इन डिटेल्स में हम नहीं जाते। टाइमर कंट्रोल बहुत सिंपलेस्ट, समझ लो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंट्रोल्स है। इसकी 3-4 ही प्रॉपर्टीज़ होंगी। नेम है इसका इनेबल्ड, जनरेट मेंबर वन, इंटरवल। इसकी ये सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इनेबल्ड तो डेफिनेटली है ही है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इनेबल्ड को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, या यहाँ से सिलेक्ट कर लें ट्रू। दूसरी चीज़ होती है इसका इंटरवल। इंटरवल से क्या मुराद है कि टाइमर कंट्रोल बेसिकली करता क्या है कि एक स्पेसिफाइड टाइम, जो भी आप स्पेसिफाइड एक टाइम रखते हैं उसके बाद इवेंट जनरेट कर देता है। टिक का फंक्शन उसको कहते हैं टिक जनरेट करता है। टिक से क्या होता है कि हर उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद एक फंक्शन कॉल हो जाता है। इवेंट हैंडलर कॉल होता है ना, इवेंट अकर होता है तो इवेंट हैंडलर उसके अगेंस्ट कॉल होता है। ये स्पेसिफाइड जो भी टाइम है, फॉर एग्जांपल जो इंटरवल हमने दिया, लेट्स से यहाँ पे हमने 10,000 दिया है। 10,000 मिली सेकेंड मीन्स 10 सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड में होता है। तो अब जो अगर हम ये कंट्रोल हमने यूज किया है तो हर 10 सेकेंड के बाद ये वाला जो टाइमर है वो टिक जनरेट करेगा, एक इवेंट जनरेट करेगा, टाइमर इवेंट, और उसके अगेंस्ट इवेंट हैंडलर। कौन सा इवेंट हैंडलर होता है, इसको डबल क्लिक कर दें, या इसका एक ही इवेंट हैंडलर है, एक ही इवेंट इस पे होता है टिक का, इस पे डबल क्लिक करें तो ये फंक्शन आ गया। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद ये हमारा जो हमारी जो एप्लीकेशन है ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन कॉल करे या कोई रूटीन जनरेट करे या कोई भी काम करे, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप एक टाइमर लगा लें। टाइमर क्या करेगा, जो भी आपने उसको इंटरवल दिया होगा, स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, उस इंटरवल के बाद ऑटोमेटिकली फंक्शन को कॉल कर लेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स डॉट शो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन कॉल। अब एक्चुअली इस प्रोग्राम में क्या है कि हमने टाइमर रखा है, टाइमर को इनेबल किया है, टाइमर को इनेबल किया है, ठीक है, और उसका इंटरवल क्या रख दिया 10,000। 10,000 मीन्स 10 सेकेंड्स, 10,000 मिली सेकेंड्स। तो ये आप देखेंगे कि हर 10 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली एक मैसेज बॉक्स आपको शो कर देगा। समझ आ गई? तो इसलिए आज से ये बहुत काम का कंट्रोल है कि आप कोई रूटीन चेकिंग करना चाह रही हैं, देखिए फंक्शन कॉल वाला आ गया, तो इसके अगेंस्ट आप कर सकते हैं।
डाउनलोडिंग वगैरह की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई भी आप एप्लीकेशन के अगेंस्ट भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो आप चाहते हैं कि रेगुलर इंटरवल्स पे वो होता रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने टास्क मैनेजर बनाया था, तो अब टास्क मैनेजर तो स्टार्ट में सारे प्रोसेस ने शो कर दिए हैं, लेकिन अगर हमने उसके बाद कोई नया प्रोसेस जनरेट किया है वो तो उसमें नहीं आएगा लिस्ट में, या आएगा? वो तो नहीं आएगा क्योंकि वो उससे पहले लिस्ट पॉपुलेट कर चुका है। तो उसमें भी टाइमर कंट्रोल का होना जरूरी है, ताकि वो हर 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद नए सिरे से चेक करे क्योंकि नया प्रोसेस तो नहीं आया, दोबारा से लिस्ट जनरेट कर। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अपडेट जब भी आप चाहेंगे ना अपने प्रोग्राम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, तो उसमें नॉर्मली हमारा टाइमर कंट्रोल यूज हो। समझ आ गई बात? एक तो यह ना कि आप दोबारा से एक बटन बना दें, उस पर क्लिक करें तो दोबारा से जितने भी प्रोसेस हैं करंटली उनकी लिस्ट डिस्प्ले कर दें। तो आप चाहते हैं कि ये आपको न क्लिक करना पड़े, जो ही हर सेकंड के बाद वो नई रिफ्रेश करता रहे अपने आप को, तो वो रिफ्रेश का तरीका इसके थ्रू हो सकता है। मैं इसके थ्रू, सिंपल टाइमर के थ्रू क्या करता हूँ, छोटी सी एनिमेशन करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास लेट्स से हमने इधर एक उठा के रख दिया, इधर एक बटन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि ये मूव करे, तो मूव करने में क्या कहता है, लेट्स से इसका नाम मैंने रख दिया मूविंग, ठीक। अब मैं चाहता क्या हूं कि टाइमर 1 का टाइमर में छोटा कर देता हूं, लाइक 50 या 100 मिली सेकेंड कर देता हूं टाइमर 1। इसका इंटरवल कर देता हूं थोड़ा, 100 कर दिया मैंने। और जो ही टाइमर यानी 100 मिली सेकेंड बाद ये क्या करे कि जो बटन 1 है, बटन 1 डॉट लोकेशन, मूवमेंट क्या होती है, जो बटन की लोकेशन चेंज होती जाएगी तो हमें क्या लगेगा, मूव हो रहा है। बटन 1 डॉट लोकेशन इक्वल्स टू न्यू पॉइंट, और यहां हम कर देते हैं जी के बटन पॉइंट को 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक्स और वाई, तो हम कहते हैं कि बटन 1 की डॉट लोकेशन डॉट एक्स प्लस प्लस और वाई लोकेशन वही रखते हैं हम, बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट वाई, ठीक है। अच्छा, तो ये हल्का हल्का सा चलना शुरू हो गया है। ये क्यों इतना हल्का चल रहा है कि हमने सिर्फ 1 पिक्सल की इसके अंदर इंक्रीमेंट दिया, इसको हम 5 कर देते हैं तो जरा ये स्पीड शुरू कर देगा, ठीक है। या इसका टाइमर, ये थोड़ा सा जो ग्लिचेस से नज़र आ रहे हैं, इसका टाइमर मज़ीद छोटा कर देते हैं, लाइक का टाइमर 100 का है, उसको हम 40 का कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से अब भाग जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर। हम इसको बाउंस भी करवा सकते हैं दोनों साइडों पे। बाउंस कैसे करवाएंगे, यानी यहाँ से उधर जाए, उधर से वापस इधर आए। तो हम सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक ये चेक करते हैं कि वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए हम कर रहे थे इंट L2R इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 1, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। मैं इसको बूल रख लेते हैं इंट रखने के बजाय, क्योंकि ट्रू फॉल्स है ना ये, बूल L2R लेफ्ट टू राइट इक्वल्स टू हम कर देते हैं स्टार्ट में ट्रू। हम कर देते हैं कि इफ L2R, यानी इफ L2R का मतलब यह है कि उसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जब L2R हो तो क्या करो, उसमें +5 कर दो, एल्स यही वाली चीज है, उसको उल्टा कर देना है हमने। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, लोकेशन डॉट एक्स में 5 -5 कर देंगे, -5। और यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि इफ बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट
एक्स प्लस बटन 1 डॉट विड्थ, क्योंकि उसका बिल्कुल ताकि जब एंड टच हो तो तब हम वो कर देंगे। डॉट बटन 1 डॉट विड्थ becomes greater than or equals to this dot width, यानी this dot width means फॉर्म कि जब ये वाला जो हमारा बटन है ये बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए तो जाहिर बात है उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी विड्थ से। अगर ऐसा हो तो क्या करो, L to R को फॉल्स कर दो, यानी लेफ्ट टू राइट नहीं अब मूव करना, आप क्या करना है राइट टू लेफ्ट मूव करना है। और इसी तरीके से इफ का एक और चेक होगा सिंपल सा कि इफ बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट एक्स बिकम्स लेस देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू यानी इस साइड पे पहुंच आया लेफ्ट मोस्ट पे तो 0 हो जाएगी उसकी एक्स पोजिशन 0। तो L to R को क्या कर दो ट्रू, बिकॉज ये L to R की बेस पे इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट करेगा तो राइट पे मूव करेगा, डिक्रीमेंट करेगा तो लेफ्ट पे मूव करेगा। ठीक है, आपने वो अक्सर वो एक वो देखा होगा, वो जो एक विंडोज का एक स्क्रीन सेवर सा है, ठीक है, उसको इसको अभी हम सिर्फ एक्स चेंज कर रहे हैं, वाई भी चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ पे हम एक और काम करते हैं जी, रैंडम से भी कर सकते हैं आप, फिलहाल हम भी कर लेते हैं +2 कर लेते हैं और -2 कर देते हैं इसको, +2 कर देते हैं। तो वो कुछ इसी तरह का होता है, इधर से नाम आपका जा रहा होता है, या इसमें वाई वाला वो चक्कर करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ये तो भी सिर्फ यूं ही मूव कर रहा है ना। तो अगर मैं इसको वाई का भी जिस तरह एक्स के चेक लगाए हैं वाई की भी लगा दें कि जब वाई हो तब वाई माइनस हो, अदरवाइज वाई प्लस प्लस होता जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल ये इस तरह मूव कर रहा है, उस तरह फिर वो चारों तरफ मूव करेगा, अभी तो सिर्फ आगे और पीछे मूव कर रहा है। या इसका एक्स प्लस करें तो 4 कर देते हैं, माइनस करें तो 2, अदरवाइज यहाँ पे वाई वाला लगा लो तो वही बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला पैटर्न बन जाएगा। अब ये क्योंकि चेक नहीं लगाया हुआ, अब वो कहीं नीचे से जाके वापस आएगा वो आ, ठीक है। तो वाई वाला जब चेक लगाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मूव करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसी को बनाते हुए पिंग पोंग शॉट की गेम बना सकते हैं। ठीक है, एक यानी बॉल मूव करवाना है आपने, तो जो किसी अगर टच करे ऊपर मूव कर जाए, एक्स और वाई उसका चेक लगा लें, पिंग पोंग गेम आप बड़े आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से जब कोल्यूजन कैसे होगी कि लाइक ऊपर आपने ब्रिक्स बनाई हुई है, तो अगर ब्रिक्स की लोकेशन और बॉल की या जो भी बटन आपने बनाया उसकी लोकेशन को अगर आप मैच कर लेते हैं तो वो उस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये जनाब था टाइमर कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे एनिमेशन वगैरह जब भी आप करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जी 2 ही होते हैं, 2D में 2 होते हैं, जब 3D की बात करेंगे तो 3 हो जाएंगे। वो तो छोटा बड़ा वो कोई इशू नहीं है, उसको हम कर देते हैं, इसी को कर देते हैं यहाँ से, ये दरमियान में आ गया, टाइमर के ऊपर ही कर देते हैं। टाइमर पे ये काम नहीं करवाते, इसको मूव नहीं करवाते, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ पूरे को। L to R रख लेते हैं यहाँ पे भी, सिंपली उसमें करवाना क्या है कि इफ L to R तो क्या करो जी, बटन 1 डॉट विड्थ प्लस प्लस और बटन 1 डॉट हाइट प्लस प्लस और एल्स
कॉपी कर लिया। नहीं, इसको यहाँ पे हम ट्रू करेंगे ताकि वो बड़ा हो, और यहाँ पे इसको फॉल्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है थोड़ा सा, इसका टाइमर कम कर दें या इसका वो साइज बड़ा होने का तरीका बड़ा कर दें, बस कर रहे। ठीक है जी, चीज़ें बहुत आसान होती हैं थोड़ा सा। अब आपने ये करना है कि ट्रू नहीं हुआ फिर आ गया। आप ये भी कर सकते हैं कि ये बड़ा हो रहा हो बटन और इसका टेक्स्ट छोटा होता जाए, और फिर बटन छोटा हो रहा हो और टेक्स्ट बड़ा होता जाए। यह आपकी असाइनमेंट है, यानी या तो बड़ा बटन बना लें और उसके अंदर टेक्स्ट छोटा बड़ा हो रहा हो। अभी तो बटन पूरा हम बड़ा कर रहे हैं ना, सिर्फ टेक्स्ट छोटा बड़ा हो रहा हो। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा सिंपल सा कंट्रोल है, पिक्चर बॉक्स। चलो यहां से मैं करता जाता हूँ। ये कैलेंडर कंट्रोल है। ये मास्क टेक्स्ट बॉक्स करवा देता हूँ। मास्क टेक्स्ट बॉक्स का फायदा क्या होता है कि आप इसमें मास्क दे सकते हो। आपने देखा होगा, जैसे आप कोई अपना NIC नंबर देना चाह रहे हैं, उसका एक पैटर्न होता है स्पेसिफिक, आप चाहते हैं कि उसके अलावा ना आए, तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मास्क। बाकी ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है। मास्क आपने क्या देना है जी, लेट्स से वो 5 डिजिट्स होते हैं, फिर डैश होती है, फिर 7 डिजिट होते हैं, फिर डैश, फिर 1 डिजिट। तो मैं कहता हूँ 0 1 2 3 4 5 डैश 2 3 4 5 6 7 डैश फिर 0। ये मैंने इसका मास्क दे दिया। ठीक है, तो अब अगर आप इसको रन करेंगे तो एक तो ये है कि इसमें आप सिर्फ नंबर्स दे सकते हैं, यानी ABC जब मैं लिख रहा हूँ वो नहीं लिख रहा, 1 2 1 2 1, बस इससे ऊपर आप लिख भी नहीं सकते। तो ये मास्क टेक्स्ट बॉक्स होता है। इस तरह आएगा, आपने लाइक देने हैं, किसी की एज रखनी है या इस टाइप की कोई भी चीज़, एज डेट ऑफ बर्थ करनी है। डेट ऑफ बर्थ का एक पैटर्न होता है, पहले मंथ आए फिर डेट आए और फिर ईयर आए, या पहले डेट आए फिर मंथ फिर ईयर, तो वो 2 2 फिर 4। तो उस तरह के सारे काम आप किसके थ्रू कर सकते हैं, मास्क टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। ठीक है कि नहीं? ठीक है, पढ़ते लिखते हो कोई नहीं यार। मंथली कैलेंडर होता है, सिंपली कैलेंडर्स है, जिसमें आप इसकी वैल्यू करंट डेट कौन सी सिलेक्टेड है वो आप गेट कर सकते हैं। और अगर आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है तो यहाँ से सिलेक्ट किया और इसकी आप वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको चाहिए हो डिटेल्स वो खुद ही देख लें। बहुत सिंपल सिंपल से कंट्रोल्स हैं। नोटिफिकेशन आइकन है ये वैसे नीचे की उसके लिए यूज होता है। नोटिफिकेशन एरिया में नीचे आपने देखा होगा ना, ये जो नीचे वाला एरिया होता है, इसके लिए फिलहाल इसको छोड़ दें। ये एक मजे का कंट्रोल है, पिक्चर बॉक्स। इसमें आप कोई भी पिक्चर दे सकते हैं, रन टाइम पे भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपर्टीज में गया और इमेज इसको क्या देना है, यहाँ से सिलेक्ट किया, इमेज को इंपोर्ट किया, तो ये जनाब आपका इमेज आ गया। इसके भी अब जाहिर बात है वो पूरा नहीं आ रहा, तो जिस तरह पिछले हमने किया था उसका साइज मोड क्या हो जी, साइज मोड को हम कर देते हैं जी ऑटो साइज कर लो, या ऑटो साइज करेंगे तो वो पिक्चर कंट्रोल को पिक्चर के मुताबिक कर देगा। ठीक है, और अगर आप इसको स्ट्रेच इमेज कर देंगे तो जितना
पिक्चर बॉक्स कंट्रोल रखा है उसके अंदर स्क्वीज करके रख देगा आपकी इसको। तो ज़्यादातर आप स्ट्रेच इमेज रखते हैं। अब हम ये कहते हैं कि यार हम रन टाइम पे इसको कोई असाइन करना चाहते हैं, अभी तो हमने दे दिया है, यानी आप ये चाहते हैं कि लेट से आपने एक फॉर्म बनाया है तो जो बंदा लॉगिन करता है उसी की तस्वीर आ जाए, ठीक है। तो उसके एक दो तरीके हैं कि एक तो ये कि हम रन टाइम के ऊपर इसको कोई देना चाहते हैं। अब ये हमने एनिमेशन ख़त्म करनी है तो हम टाइमर को क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। तो ये तो ड्रामे अपने बंद कर दें। टाइमर को इनेबल टू था, फॉल्स कर देगा तो अब टाइमर इवेंट जनरेट करेगा ही नहीं, टाइमर डिसेबल हो जाएगा। तो लेट्स से मैं कहता हूँ बटन 2 पे क्लिक करूँ तो मैं इसको कोई इमेज देना चाहता हूँ। मैं पहले कोई इमेज रख लेता हूँ। डेफिनेटली हमें क्या देना पड़ेगा, इमेज का नाम और लोकेशन तो देनी पड़ेगी ना। तो मैं माय पिक्चर्स में से यहाँ से ये जेलीफिश की पिक्चर उठाता हूँ, क्योंकि इसका काफ़ी लंबा सा होता है, सी और फिर डॉक्यूमेंट सेटिंग, फिर लाइब्रेरी, फिर पिक्चर्स, फिर सैम्पल पिक्चर्स, तो इतना लंबा कौन देता रहे। हम सिंपली इसको सी ड्राइव पे रखते हैं। बस वहीं से इसका वो भी दिखाता हूँ। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पे रन टाइम पे इसको कोई वैल्यू देनी हो तो इसको मैं JF नाम रख देता हूँ, JF.jpg, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख दिया JF। तो मैं ये JF इमेज बटन क्लिक हो तो उसका इमेज वो रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेज नहीं क्या पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज, ठीक है जी। इमेज हमने इसको देना है। तो इमेज अब मैं कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि इसको इमेज की देना है, इसको पाथ नहीं चाहिए, इसको इमेज की हमें देना है। तो उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि हमारे पास इमेज एक पूरी क्लास है। तो मैं लिखूंगा इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, इमेज डॉट फ्रॉम फाइल। भाई ये एक फाइल है, इससे तुम इमेज उठा के इसको असाइन कर दो, और फ्रॉम फाइल के अंदर आप इसका जो भी लोकेशन है उसका URL है वो दे दें, C:// मैंने आपको बताया था डबल स्लैश हम क्यों डालते हैं, सिंगल स्लैश स्केप सीक्वेंस के तौर पर यूज होती है, इसलिए डबल स्लैश पाथ के लिए। और अगर मैं सिंगल स्लैश देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ सिंगल स्लैश, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या दे देंगे, ऐट साइन दे देंगे, C:/JF.jpg। मैंने इसको कह दिया कि भाई अगर ये बटन क्लिक होता है तो तुम पिक्चर बॉक्स 1 जो है उसका इमेज ये वाला कर दो, फाइल से उठाओ उसको और ये साइन कर दो। तो ये अभी ये वाला आया, बटन 2 पे क्लिक किया, ये ले जाए, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि यार सर इस तरह करें कि फ्रॉम फाइल ना दे बल्कि ब्राउज करके करें। तो मैं कहता हूँ बटन 2 पे क्लिक हो तो हमारे पास जिस तरह आ जाता है ना, ब्राउज का फोल्डर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बना बनाया वो पड़ा हुआ है, कंट्रोल बना बनाया पड़ा हुआ है। तो वो क्या है जी, उसका नाम है हमारा ओपन फाइल डायलॉग। क्या नाम है, ओपन फाइल डायलॉग। ओपन फाइल डायलॉग OD = न्यू ओपन फाइल डायलॉग। वो आपने देखा होगा, एक चीज आपने नोट की होगी कि जितने भी जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन पे ओपन क्लिक करते हो एक ही तरह का वो सामने आता है। तो क्यों एक तरह का आता है कि वो विंडोज ने आपको बिल्ट इन दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स। तो ये ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर किया OD जो भी इसका बनाया OD.शो डायलॉग। क्या बना दिया, शो डायलॉग। हम OD.शो डायलॉग करेंगे तो हमारे सामने वो ये नहीं जनाब, इतनी आसानी से ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब आप कोई भी सिलेक्ट करें, लेकिन अभी ये पिक्चर वहां पे आएगी नहीं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्या कोड लिखा है कि भाई ये जो शो डायलॉग है ये सिर्फ शो हो जाए। बाकी हमने ये नहीं किया कि कौन सा सिलेक्टेड है। लेट्स से ये सिलेक्ट किया हमने तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि अभी हमने इसको असाइन ही नहीं किया। अब देखो, जब हम डायलॉग शो करेंगे तो दो तरीके होंगे, या हम फाइल सिलेक्ट करेंगे या कैंसिल कर देंगे। चलो पहले ये करवा देता हूँ, फिर आपको इफ का करवा दूंगा अगर आपको समझ नहीं आएगी, अदरवाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें यहाँ पर आ जाएगी। मैं कहता हूँ जी OD.शो डायलॉग, यानी OD के थ्रू हमने कोई फाइल सिलेक्ट कर ली। तो अब मैं क्या करता हूँ, पिक्चर 1 बॉक्स 1 डॉट इमेज = image डॉट फ्रॉम फाइल। अब फाइल, अब हमने इसको खुद से पाथ नहीं देना, बल्कि पाथ हमने किसके थ्रू सिलेक्ट किया है, OD के थ्रू। तो OD डॉट यहाँ पे आप कर लें जी फाइल नेम, OD डॉट फाइल नेम। अब कंट्रोल F5 किया,
ये जनाब सामने आ गया, हमने ये सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, ये नहीं आ गया। और किसी पे करते हैं हाइड्रोजन पर, ये आ गया। अब यहाँ एक मसला बनेगा, जब हमने ये किया और यहाँ पे हमने कर दिया कैंसिल, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कैंसिल, तो अब इसने हमें क्या किया, रन टाइम के ऊपर एक्सेप्शन जनरेट करना। रीजन क्या थी कि हमने यहाँ पे od.show डायलॉग किया और फिर इसको कैंसिल कर दिया, यानी od में कोई भी इमेज का पाथ नहीं आया। और यहाँ हम उसको कह रहे हैं कि od के अंदर जो फाइल नेम है, जो हमने फाइल सेलेक्ट किया वो दे दो। हमने फाइल ही कोई नहीं सेलेक्ट की, कैंसिल कर दी। तो इससे बचने का क्या तरीका है, एक तो यह है कि आप ट्राई कैच के थ्रू इसको हैंडल कर सकते हैं, यानी ट्राई और यहाँ पे एंड में कर दें कैच एक्सेप्शन EX, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाएं या ना भी करवाएं तो वो खुद ही उसको एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। ये देखो, ये मैंने किया, कैंसिल कर दिया, तो एटलीस्ट उसने एक्सेप्शन नहीं दी। क्यों कि जब यहाँ पे वो पहुंचा, इस जगह पे पहुंचा, उसने एक्सेप्शन जनरेट की तो वो कैच ब्लॉक में आ गया। कैच में हमने कुछ नहीं लिखा था, उसने कुछ नहीं किया। मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा तो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाता। लेकिन इससे बचने का क्या तरीका है कि अब हमारी ये चेंज होनी चाहिए। तो उसूलन शो डायलॉग रिटर्न क्या करता है, जरा उसको देखें। od.show डायलॉग रिटर्न क्या करता है, डायलॉग रिजल्ट टाइप की चीज रिटर्न करता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इफ od.show डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट। अब डायलॉग रिजल्ट किस में कर सकता है, अब जितने बटन्स होते हैं ना, या ओके होगा या कैंसिल होगा या एबॉट होगा या रेज्यूम होगा या वटेवर जो भी है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं एबॉट, कैंसिल, इग्नोर, नन, ओके, रीट्राई। हम ओके अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, ओके यस की हम कह रहे हैं कि अगर इफ od.show डायलॉग इक्वल्स टू डायरेक्ट रिजल्ट डॉट ओके के, जब हमने डायलॉग रिजल्ट शो किया है और उसने जब हमने ओके प्रेस किया है तब ये काम करो, अदरवाइज ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो अब जो है, आप जब ऑलरेडी रनिंग है ये, अब जनाब अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, अगर सिलेक्ट नहीं करते तो कुछ भी नहीं। क्लियर? तो जिस तरह ये ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स होता है, इस तरह सेव फाइल डायलॉग बॉक्स भी होता है। और मैं जल्दी जल्दी आपको सिंपली शो करवा के दिखा देता हूँ। सेव फाइल डायलॉग SD इक्वल्स टू न्यू, सेव फाइल डायलॉग, वही बाकी सारा उसको SD.show डायलॉग करेंगे तो डायलॉग, और इसके बाद फाइल नेम गेट कर लेंगे तो वो लोकेशन आपकी आ जाएगी। ये देखो, पहले ये आ गया सेव एज, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने कैंसिल किया तो अब ये ओपन फाइल आ, क्योंकि नीचे हमने ओपन वाला भी किया हुआ था। तो ये सेव के लिए होता है। एक फोल्डर डायलॉग बॉक्स होता है, या क्या नाम होता है उसका, लेट मी चेक, फोल्डर ब्राउज डायलॉग। अभी तो आप फाइल के लिए कर रहे थे ना, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, फोल्डर ब्राउज डायलॉग। फोल्डर ब्राउज में आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फोल्डर्स ब्राउज कर सकते हैं। किस फोल्डर में आप में जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब फोल्डर किसी जगह पाथ सेट करोगे वो आपसे फोल्डर का पूछते हैं, तो ये फोल्डर पाथ वाला आ गया। इसी तरीके से हमारे पास दो और बहुत है जिनको देख के आपको काफी खुशी सी महसूस होनी चाहिए। वो कौन से हैं जी, हमारे पास है एक फॉन्ट डायलॉग। कौन सा डायलॉग है यार, फॉन्ट डायलॉग। ठीक है, फॉन्ट डायलॉग क्या होता है, जो आपका फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए आपने अक्सर ये देखा होगा, कौन सी आपने टाइप रखनी है, कौन मीडियम क्या रखना है, उसका साइज वाइज क्या रखना है, स्ट्राइक आउट हो, अंडरलाइन हो, स्क्रिप्ट कैसा हो, ये कौन सा है जी, ये आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हम उसमें यूज़ करते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, रिच टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा हमारे पास एक और है, कलर डायलॉग।
ठीक है। कलर सेलेक्ट करना है तो वो ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्सेस यहाँ पे ये डायलॉग्स बिल्ट इन डायलॉग है, और इनको अगर आप यहाँ से रखना चाहें तो ये टूल बॉक्स में भी अवेलेबल होते हैं। कॉमन कंट्रोल्स पे आ जाएं, ये है कि डायलॉग्स, कलर डायलॉग, फोल्डर, फॉन्ट, ओपन, सेव, और इस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू का भी होता है और प्रिंट का भी डायलॉग बॉक्स बिल्ट इन अवेलेबल है आप। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्सेस भी आप यूज़ कर सकते हैं जनाब। पिक्चर कंट्रोल को भी हमने देख लिया। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप कोई फोल्डर सेलेक्ट करें, कोई फोल्डर सेलेक्ट करें और उस फोल्डर के अंदर जितनी पिक्चर्स हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाए थंबनेल्स की फॉर्म में, छोटी छोटी पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपने असाइनमेंट की तो एक भी नहीं है आज तक। हाँ, तो ये जनाब अली आपका हो गया। प्रोग्रेस बार भी करवा देता हूँ। प्रोग्रेस बार, अगेन प्रोग्रेस बार देखिए ना क्या होती है, उसका ताल्लुक भी नॉर्मली किसके साथ होता है, या टाइमर के साथ या इवेंट्स के साथ। हम इसको टाइमर के साथ लगा लेते हैं। भाई टाइमर ऑन हो, बस हम सिंपली ये कर रहे हैं कि प्रोग्रेस बार के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी वैल्यू। क्या चीज़? उसका एक डाटा मेंबर है, प्रॉपर्टी है, डाटा मेंबर नहीं कहना चाहिए, प्रॉपर्टी है वैल्यू। तो यहाँ से हम प्रोग्रेस बार की वैल्यू रख लेते हैं। ये प्रोग्रेस बार है, इसकी यहाँ पे वैल्यू हम रख लेते हैं 0 रखी हुई है। ठीक है, और मैक्सिमम नॉर्मली 100 होती है, और स्टेप मीन्स कि हर कितना का स्टेप उसमें आए। 0 है तो फिर 10 हो जाएगी, 100 मैक्सिमम है। तो हम यहाँ कर लेते हैं जी, इसमें भी एक्सेप्शन जनरेट होगी, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब वो 100 से एक्सीड करेगी तो मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड करेगी तो हमें एरर दे देगा। लेकिन हम फिलहाल उसका भी तरीका क्या है, उसको ट्राई कैच में रखते हैं या इफ का चेक लगा के उसको वापस करते हैं। हम यहाँ रख देते हैं जी प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू प्लस प्लस, सिंपली इतना एक की उसमें दे देते हैं। ये जी आपकी प्रोग्रेस बार चलनी शुरू हो गई। अब यहाँ की ये एरर देगा, बिकॉज क्या हुआ है कि 101 हो गई थी, वो 100 उसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू रखी हुई थी। तो इसका आसान तरीका क्या है कि इफ, उल्टा काम करते हैं कि इफ प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100, तो क्या करो जी, उसकी वैल्यू को फिर से क्या कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, या यहाँ से आप उसको वापस भी करवा सकते हैं, जिस तरह ऊपर मैंने किया ना, L2R को ट्रू फॉल्स, ट्रू हो तो बढ़ता जाए, फॉल्स हो तो कम होती जाए। तो ये अब सिंपली क्या करेगी, जाएगी फिर 0 पे हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो जनाब ये आ गई आपकी प्रोग्रेस बार। उसके बाद रेडियो बटन्स का तो आपको पता होगा। रिच टेक्स्ट बॉक्स एक बड़ा तगड़ा सा कंट्रोल है। टेक्स्ट बॉक्स में आपने ये चीज़ देखी होगी कि टेक्स्ट बॉक्स में आप सिंपल सा फॉर्मेटिंग, रिच टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट लिख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। खुद ही कर लेना, अभी इतना टाइम नहीं है। ये ज़रा डिटेल्ड वो है। चलो जल्दी जल्दी एक आध करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। लेट से मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा, इसका इटैलिक करूंगा, बोल्ड करूंगा, कलर चेंज कर दूंगा इसका। ठीक है, यहाँ से एक बटन में लगा देता हूँ, उसी के साथ इसी बटन पे कर लेते हैं, बटन 2 पे ही। इस पर बहुत गंद बना हुआ है, एक और बटन रख लेते हैं। ये बटन रख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे बटन क्लिक हो, पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ।
बहुत सारे चेंज हैं लेकिन मैं जल्दी जल्दी करने लगा हूँ। तो मैं उसके लिए यूज़ क्या करता हूँ, फॉन्ट डायलॉग, FD इक्वल टू न्यू फॉन्ट डायलॉग, ठीक है। और इफ FD डॉट शो डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, कि अगर हम उस पर ओके प्रेस करें तो क्या करो, रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट इक्वल्स टू FD डॉट फॉन्ट। वरना हम एक एक चीज को भी चेंज कर सकते हैं। शो डायलॉग के ये नहीं दिए थे। लेट्स से हम यहाँ कुछ लिख देते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बटन 3 पे क्लिक किया तो जनाब हमारा ये टेढ़ी टेढ़ी वाली कोई राइटिंग रखते हैं, ये वाली रख लेते हैं, ज़्यादा टेढ़ी हो जाएगी। इसको बोल्ड भी कर देते हैं, इसका साइज़ भी बड़ा कर देते हैं, 18 तो ज़्यादा 20 कर देते हैं, और इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। जैसा भी किया ओके किया, ये है जनाब, ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। आप ये सारे काम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ फैमिली चेंज करना चाहते हैं, या सिर्फ उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, या सिर्फ उसको बोल्ड या इटैलिक व्हाटएवर, जो भी जिस तरह आप रिच टेक्स्ट बॉक्स बनवाते हैं ना। तो मैं अपनी क्लास को रिच टेक्स्ट बॉक्स बनाने की एग्जांपल देता हूँ। सॉरी, वो नहीं होता विन वर्ड, एक तो वर्ड है ना, एक वो होता है वर्ड पैड। तो वर्ड पैड उनको दिया करता हूँ असाइनमेंट बनाने के लिए। वो बहुत सिंपल सा है, कोई मसले वाली बात नहीं। तो इसी तरीके से हम इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो एक और बटन रख लेते हैं, उसके थ्रू इसका कलर शलर भी चेंज हो जाता है। सेलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। चलो मैं अभी जो कलर चेंज करूँगा सिर्फ सेलेक्टेड टेक्स्ट से करूँगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे जी कि कलर डायलॉग बॉक्स कर लेते हैं, कलर डायलॉग CD इक्वल्स टू न्यू कलर डायलॉग, और यहाँ किया CD डॉट ओपन, CD डॉट शो डायलॉग। मैं एज्यूम करूँगा कि हम ओके ही करते हैं, और हम व्यू करते हैं जी के रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट डॉट, सेलेक्टेड टेक्स्ट ही होता है ना, डॉट सिलेक्शन, ये सिलेक्शन कलर, सिलेक्टेड टेक्स्ट हो गया, सिलेक्शन कलर, सिलेक्शन फॉन्ट। अगर सिलेक्टेड को करना चाहते हैं तो सिलेक्शन कलर इक्वल्स टू CD डॉट कलर। लेट्स लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी, इसको ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। अब मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है, तो बटन 4 किया, इसको ब्लूज किया, ओके किया, तो ये देखिए सिर्फ यही वाला ब्लू हुआ है सेलेक्टेड टेक्स्ट। और किसी को लेट्स से इसको सिलेक्ट किया और इसका कलर रख देते हैं जी, हम येलो रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं। जिसको अभी हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वो चीज़, ठीक है बच्चों। देखो बहुत आसान चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं अगर करें तो, ठीक है। तो ये सेव भी हो सकता है, इसके अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन टाइम नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी भागते हैं। और अगर आपने ब्राउज़र बनाना हो तो बड़ा आसान सा है, पूरा ब्राउज़र आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं छोटा सा ब्राउज़र यहाँ रख देता हूँ, इधर ही रख देता हूँ। ये ब्राउज़र कंट्रोल है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं जी। यहाँ कोई टेक्स्ट बॉक्स भी एक छोटा सा रख देते हैं, या एक नई एप्लीकेशन बना के वहाँ हम फुल ब्राउज़र बना लेते हैं। प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक हम लगा लेते हैं। यहाँ पे भी अगेन वही वाला काम करते हैं, क्योंकि एक उसका ब्राउज़र वाला पार्ट होता है, ऊपर एक टूल बॉक्स वगैरह जिसमें एड्रेस वगैरह आप देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, स्प्लिटर रख लेता हूँ। इसको स्प्लिटर को मैं ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर देता हूँ। किधर है ओरिएंटेशन इसकी,
हॉरिजॉन्टल कर दिया। यहाँ पे हम लगा लेते हैं जनाब पूरे का पूरा वेब ब्राउज़र कंट्रोल, और इसको डॉक कर दिया। और यहाँ हम लगा लेते हैं जी, क्या लगा लेते हैं, एक अदद टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। और टेक्स्ट बॉक्स के आगे एक अदद छोटा सा लगा लेते हैं बटन। अभी ये नेट से कनेक्टेड है, वाईफाई नहीं कनेक्टेड इसका, फिर ये कैसे दिखाएगा कि यार, हाँ वाईफाई है इसमें? वाईफाई नहीं है, लगा हुआ है, ये लगा है किस साइड पे देखना यार, ये गिरे ना। तो सिंपली इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है URL। हम गो के ऊपर क्या करते हैं कि ब्राउज़र वेब ब्राउज़र 1 डॉट URL इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और इसका यहाँ पे हम कहते हैं जी कि हम बैक एंड पे ये यूज़ वही करता है, तो अभी अटैच हुआ होगा, इसकी हमें प्रॉक्सी सेट करनी पड़ेगी। ये जो भी मैं काम करने लगा हूँ इसका ताल्लुक कैंपस के नेटवर्क से है, एप्लीकेशन के साथ कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे प्रॉक्सी यूज़ कर रहे थे तो प्रॉक्सी देनी पड़ेगी हमें। यहाँ किधर से आएगी यार इसका व्यू सब, ये सेटिंग बॉक्स में सेट यहाँ कौन सी है? ये श्योर है 100 हाँ 100 100.7 30 ओके किया जी, ओके किया और अटैच हो गया, नेट से कनेक्ट हुए। ये इसमें क्या है? अच्छा वो आपने सेटिंग की हुई है इसको अपडेट DHCP से या एड्रेस दोबारा से इनेबल कर ये डिसेबल चलो देखते हैं, तो पहले ही खफा हुआ है। ये ब्राउज़र जो होता है इसका 1 डॉट URL आपसे लेता है URI टाइप का, ठीक है, इक्वल्स टू URI डॉट या न्यू URI हमें करना पड़ेगा।
इसको हम दे देते हैं स्ट्रिंग। चलो जी, हम यहाँ पे देते हैं http://google.com। वो पे क्लिक किया, नहीं आपका गूगल साहब आ गया। ठीक है, हमने ब्राउज़र में अपना ब्राउज़र बना लिया। हम कहते हैं हम यूज़ ही नहीं करते भाई, तो ठीक। और कोई करते हैं जी, से it.net.tk। अच्छा, अभी देखो हमने एंटर का इवेंट इस पे नहीं किया, यानी मैं इस पे एंटर करता हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आप क्या कर रही हैं खातून? कुछ तो कर रही हैं। प्रॉपर्टीज पे गए और हम किस पे चेक करना चाह रहे हैं? एंटर पे। तो एंटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? की डाउन या की प्रेस? की डाउन पे कर लेते हैं, की प्रेस पे कर लेते हैं। की प्रेस पे करेंगे तो ई डॉट इफ ई डॉट, हमें ये देखना है कौन सी की एंटर पे करना है। इफ ई डॉट की कैरेक्टर इक्वल्स टू कीज डॉट एंटर। अगर जो हमारा की प्रेस हुई है वो कौन सी है? एंटर है। तो ये करते जी, यही वाला कि वेब ब्राउज़र डॉट यूआरएल वाला। यानी असल हमने काम किसके साथ करना होता है? इवेंट हैंडलिंग ही करनी होती है, लेकिन ये नहीं मान रहा उसको। ये कैरेक्टर हमें देता है। एंटर की आस्की वैल्यू पता है किसी को? 30 होती है, 29 आई थिंक। यहाँ पे मैसेज बॉक्स में अभी देख लेते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो, पहले इंट में कर लेते हैं इसको। इंट यस इक्वल्स टू अभी पता चल जाएगा इसका। 13। ठीक है, एंटर की क्या है? की 13। इफ ए इक्वल्स टू, अगर वो किसके बराबर हो? 13 के, तो क्या करें जी? बस ये वाला काम करना है हमने। अब हम चाहे एंटर करें, ओहो इनवैलिड URI, इसको ज़रा HTTP देना पड़ेगा। वैसे तो ये करते हैं उसके बगैर भी। नहीं, www का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब कर लिया, ठीक है। अब एंटर के थ्रू भी हमने कर लिया है। वैसे तो इसको करना चाहिए सिंपल वे में भी करना चाहिए, लेकिन नहीं मानना। HTTP वगैरह ये कहता है लगाएं साथ। ठीक है बच्चों, तो ये जनाब हमने अपना एक छोटा सा ब्राउज़र बना लिया। अगर आप मीडिया प्लेयर बनाना चाहते हैं अपना, तो वो भी आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो मीडिया प्लेयर के लिए भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसकी डॉकिंग ख़त्म करके, या इसी के ऊपर रख देंगे मीडिया प्लेयर। लेकिन आपका कंट्रोल यहाँ पे पड़ा नहीं हुआ। अगर आपके बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे हैं, यहाँ पे कॉमन कंट्रोल्स रखे होते हैं। बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे हैं जो, क्यों? हाँ, अच्छा, राइट क्लिक करें
और यहाँ पे आ जाइए चूज आइटम्स पे। बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे हैं, और ख़ास तौर पे जब हमारे पास, आपको तो उसका नहीं पता होगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं, एक्टिव एक्स कंट्रोल्स और कॉम कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से चूज आइटम करेंगे आप, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करवाएगा। उसमें हमारे पास विंडो मीडिया प्लेयर और ये गंदला और चीज़ें बहुत सारी पड़ी होती हैं। तो हमने एक छोटा सा विंडो मीडिया प्लेयर, अगर यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ये कोई मूवी शूवी चलानी है, वो भी हम कर सकते हैं बड़े आराम से। आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, .NET फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स, कॉम कंपोनेंट्स होते हैं, WPF कंपोनेंट्स, मैंने आपको बताया होगा WPF क्या होता है, विंडोज़ प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सिल्वर लाइट कंपोनेंट्स, सिल्वर लाइट इन्होंने फ्लैश के मुकाबले की एक चीज़ निकाली है, कुछ अर्से में ये भी अपना जगह पकड़ लेगी। और ये सिस्टम वर्कफ्लो कंपोनेंट्स हैं, WFCs इनको हम कहते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो हमें फ़िलहाल किसकी ज़रूरत है, .NET फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स में। और यहाँ पे कहीं नीचे पड़ा होगा एक अदद, नहीं पड़ा होगा, जी विंडोज कॉम कंपोनेंट्स में पड़ा हुआ होगा। फिर इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, याहू के गंदला भी यहाँ पड़े हुए हैं। यह बड़ा है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, इसको सिलेक्ट करें, ओके करें, तो यहाँ कहीं नीचे ये मीडिया प्लेयर साहब आ गए। इसको उठाया, इधर रख दिया कहीं, ये जनाब हमने इधर इसको इसके ऊपर ही रख दिया है। ये फुल फ्लैज मीडिया प्लेयर है, लेकिन आप इसके बटन शटन हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप सिलेक्ट किया और यहाँ से भी इसको वैल्यूज़ दे सकते हैं, और स्टार्ट स्टॉप वगैरह के लिए आप URL के अंदर आप इसको वैल्यू दे दें, वो हो आप जो मतलब जो एड्रेस है उसका वो आ जाएगा। फुल स्क्रीन वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब सारे उसके फंक्शंस अवेलेबल हैं। मैं इसी गो के अगेंस्ट कहता हूँ कि इस गो में हम क्या करेंगे, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम शो डायलॉग और मीडिया प्लेयर 1 डॉट URL इक्वल्स टू OD डॉट फाइल नेम, और उसके हम कह देते हैं जी, इसको रन करके देखते हैं। प्ले मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस पर सिलेक्ट किया, पढ़ी है कोई वीडियोस, प्ले जी, ठीक है, गाने चलाते हैं जो भी चलाते हैं आप, ठीक है। मीडिया प्लेयर आपका बन गया, और इसके साथ हम कर देते हैं जी कि इसको X मीडिया प्लेयर 1 डॉट फुल स्क्रीन इक्वल्स टू ट्रू। अब हम कोई और देखते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, और कहीं है कोई, हाँ ये कोडेक्स जो मतलब उस पर चल सकते हैं वो यहाँ चलेंगे, ठीक है। और कोई है सही सी जिसमें कोडेक्स ना रिक्वायर्ड हो?
वो वाली ठीक है यार, उसी पे इक्तफा करो। अच्छा वो आई थिंक उसकी वजह से फुल स्क्रीन की वजह से दे रहा था। एक मिनट, फुल स्क्रीन वैसे इसको करनी तो चाहिए, लेकिन वो शायद वो एक उसके ऊपर पड़ा हुआ है ना, फॉर्म के ऊपर नहीं पड़ा, मैंने उसके अंदर रखा हुआ है, तो शायद उस वजह से दे रहा हूँ। तो अदरवाइज आप गाने सुनना चाहते हैं या मेरे ख्याल से इसको बंद करते हैं, लेक्चर को बैठ के मूवी देखते हैं। ठीक है जी, इसके आप बटन शटन ना चाहते हैं यार, किसी को पता ना चले कि इन्होंने मीडिया प्लेयर रखा हुआ है, तो इसके बटन शटन भी कहीं से हाइड होते हैं। स्ट्रेच टू फिट को भी मैं ट्रू कर देता हूँ ताकि वो पूरी उस पर स्ट्रेच हो जाए। एक किसका कोई होता है जिसमें अब ये देखें पूरी स्ट्रेच हो के पूरी उस पे आ गई। ये तो अच्छा मजे का नहीं बना। इसका एक होता है जिसमें बटन हाइड हो जाते हैं, कौन सा होता है वो? उसमें बिल्कुल ये हाइड हो जाता है, सिर्फ वो स्क्रीन आ जाती है। मे भी थी प्रॉपर्टी होगी, कोई देख लेना जाके, लेकिन होता है वो, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये इन्होंने मीडिया प्लेयर यूज़ किया है। किसी को भी और कोई नहीं तो कमेटी वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सर ये हमने बाकायदा अपना मीडिया प्लेयर भी बनाया है। इतना मुझे पता है कि इसमें है सही, अब मैंने खुद भी नहीं देखा। एनीवेज आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और मैं क्या सोच रहा था, आपको क्या करवाना है आज? टूल बार्स में से कुछ करवाना था या मेन्यू शेन्यू तो पता चल गया ना। इस तरह मेन्यू है, उस तरह आप टूल बार भी लगा सकते हैं। फुल स्ट्रिप लगाएं इधर आगे, या टूल बार बन गई है। यहाँ पे बटन शटन जो भी लगाना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक बटन लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक स्प्लिटर लगा देता हूँ, यहाँ फिर एक बटन लगा देता हूँ। अब ये बटन की टाइप क्या है जी? ये हमारे पास टेक्स्ट में रख लेता हूँ जी, कुछ भी, ओपन ओपन, और यहाँ रख लेता हूँ जी ओपन। यहाँ पे इसका एक वो होता है कि ये टेक्स्ट हो या पिक्चर हो, तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट में पिक्चर आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कहीं से ये चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इमेज बिफोर टेक्स्ट, टेक्स्ट अबव इमेज कर लेते हैं। यहाँ पे एक अब ये है डिस्प्ले स्टेट इमेज, हम कहते हैं जी टेक्स्ट। इमेज ना हो टेक्स्ट, अदरवाइज आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं जी, इसको हमने किया था, इसको हम कह देते हैं जी स्टॉप। यहाँ भी हम कर लेते हैं जी इसको टेक्स्ट और कर लेते हैं स्टॉप। और इसके अगेंस्ट अगर आपने इस पर डबल क्लिक करें,
टूल से बटन 1 क्लिक और यहाँ हम कर लेते हैं जी ये वाला कोड, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स वाला। सिंपली मैंने आपको बताने का मकसद यह कि अगर आपने बनानी हो, क्या बनानी हो, टूल बार, ये टूल बार इस तरह की, तो आप इतनी आसानी से बना सकते हैं। और स्टॉप के ऊपर मैं कहता हूँ कि यार एक्स मीडिया प्लेयर 1 स्टॉप होता था, यहाँ पे कौन सा होगा पता नहीं, उसकी देख लेना यार, प्ले स्टेट WMP lib dot ये इसको असाइन नहीं हो सकती, कोई और होगा। फिर एक इसकी होता है फंक्शन जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। इसको देख लेना, नेट पे ही देख लेना कहीं पे, तो जब वो नहीं याद आ रहा है कौन सा होता है, लेकिन उसके थ्रू आप स्टार्ट स्टॉप जो भी करना चाहते हैं वो आप सारे ये कर सकते हैं। हाँ, वो भी चेंज कर सकते हैं, स्किन्स वगैरह उसको असाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ये आप उसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं। एनीवेज यहाँ पे कुछ भी हम मीडिया प्ले कुछ भी कर लेते हैं, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा लेते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यार ये हमारा आया है, बटन क्लिक किया, अगेंस्ट ये काम हो रहा है, कंट्रोल F5 किया, तो ये देखें अब आपके ऊपर क्या लग गई है, ये टूल बार लगी हुई है, मेन्यू नहीं लगा। ठीक है, ओपन पे क्लिक किया, अब वो उसी तरीके से वो काम कर रहा है, स्टॉप पे क्लिक किया। तो ये चीज़ें काफ़ी सिंपल सी हैं, आसान सी हैं जी। नहीं, उसकी इस तरीके से आप कर सकते हैं कि सारी चीज़ें जो आपने रखी हैं वो किसी फाइल में या डेटाबेस में सेव कर लें, और जब फाइल ओपन करें तो वो रिलेटेड चीज़ें उठा के दोबारा से उसको पॉपुलेट कर लें। अदरवाइज ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि पूरा फॉर्म कहीं पे जाके सेव हो जाए। हाँ, ये आपने एक फॉर्म के ऊपर एक पिक्चर लगाई हुई है, कोई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट रखा हुआ है, आप उसको सेव करना चाहते हैं, सेव करें, तो फॉर्म तो वो एक टेम्पलेट तो आपके पास बना हुआ है, सिर्फ उसके अंदर जो चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल के इमेज का लोकेशन क्या थी, टेक्स्ट बॉक्सेस में क्या लिखा है, वो आप सेव कर सकते हैं, चाहे वो फाइल में आप सेव करें, चाहे वो डेटाबेस में सेव करें, उसी तरह आ जाए, उस तरह से। लेट्स से दूसरी पीसी पे अगर आप चलाएंगे, देखिए ना, वैसे तो आपने फॉर्म यहाँ पे बनाया है, वो एप्लीकेशन कहीं पे भी आप जाके रन करेंगे तो वैसे ही रन करेगा, यानी जो मैंने यहाँ पे बनाया है अगर आप घर पे जाके रन करते हैं तो ऐसा ही नहीं होता। जी बिल्कुल, मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि अगर आपने एप्लीकेशन बनाई हुई है 2010 में, तो जिस कंप्यूटर पे आप रन करेंगे उसमें .NET फ्रेमवर्क वर्जन 4 का होना जरूरी है, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा। सेटअप भी बना सकते हैं, इसके अंदर बिल्ट इन भी होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपको सेटअप बनाने की जरूरत है।
सेटअप बनाने में सिर्फ आप ये होगा कि उसका एक आपने जितनी रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी वो सारी एक जगह आपने रख दी है, और डबल क्लिक करेगा वो इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन की फॉर्म में। लेकिन जब एप्लीकेशन रन करेंगे तो फंक्शंस कौन से यूज़ कर रहा होगा? लाइब्रेरी के फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं। हम सारे के फंक्शन यूज़ कर रहे हैं किसके हैं? लाइब्रेरी के हैं। तो जब तक अगर लाइब्रेरी वहाँ पे नहीं है तो वो फंक्शन का कोड कहाँ से आएगा? तो रन टाइम के ऊपर DLLs होती हैं, वो लोड होती हैं, फिर उनसे फंक्शन के कोड को यूज़ करके वो डिस्प्ले करवा रहा है। वो तो आप पे डिपेंडेंट है बच्चे, आप किस तरह क्या अप्रोच क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आप पे डिपेंडेंट होता है। तो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, फिर आपकी अप्रोच होती है। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और फिर आप उसके लिए क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। मेरी बात समझ नहीं आई? ठीक है। नॉर्मली ये होता है जिस तरह आपका CU ऑनलाइन है कोई भी है, तो वो आपका फॉर्म बना बनाया नहीं होता, वो एक सिंपली टेम्पलेट होता है। रन टाइम पे वो डाटाबेस से वैल्यू उठा के उसको पॉपुलेट कर देता है, दैट्स इट। समझ आई मेरी बात? जिस तरह आप सबके अगेंस्ट मैंने पिक्चर्स रखी हूँ, तो जो भी बंदा लॉग इन करे मैं उसके नाम की पिक्चर जो है रन टाइम के ऊपर पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले करवा सकता हूँ, डिस्प्ले करवा। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं जल्दी से, जो मैंने आपको नहीं करवाई। मल्टीपल, आपकी जाहिर बात है एक एप्लीकेशन अच्छी बड़ी एप्लीकेशन है तो उसमें एक फॉर्म नहीं होगा, मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। जाहिर बात है अगर आपने 3-4 फॉर्म्स बनाने हैं तो उसको आपस में आप इंटरलिंक कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फॉर्म 1 पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो दूसरा एक फॉर्म ओपन हो जाए। दूसरा फॉर्म आप कैसे ऐड करेंगे? ये यहाँ पे अगर आप आए तो ऐड न्यू आइटम वाला ये टैब आपको मिलेगा, या आप यहाँ से राइट क्लिक करें सोल्यूशन पे, एक्सप्लोरर पे, इस पर राइट क्लिक करें तो ऐड के ऊपर आ जाए। ऐड न्यू आइटम भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम भी। तो न्यू आइटम पे क्लिक करें तो ये सारे आइटम्स आ जाएंगे आपके सामने। आप नया फॉर्म ऐड करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को सिलेक्ट करें, इसको कोई भी नाम रख लें। लेट्स से इसका नाम अभी क्या है? form2.cs। इसको ऐड किया तो ये form2 बन गया। लेट्स से मैं इसको ऊपर कोई एक बटन या लेबल रख लेता हूँ जिसमें मैं क्या देता हूँ, ये form2 है। एक आध मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मजीद इनहेंस चीज़ बता दूँ। ये एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। अच्छा जी, ये बटन मैं चाहता क्या हूँ कि फॉर्म 1 पे जब बटन 1 क्लिक हो तो फॉर्म 2 ओपन हो जाए। उसका तरीका मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसका ओपन कर दें। फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट बनाया, O इक्वल्स टू न्यू फॉर्म 2, और O डॉट या शो कर दें या शो डायलॉग कर दें। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताता हूँ। लेट्स से ये हमने किया, ये नहीं, दूसरा फॉर्म ओपन हो गया, इतना आसान से। अब ये शो और शो डायलॉग में क्या डिफरेंस है कि शो डायलॉग मॉडल डायलॉग फॉर्म में शो होता है। यानी अगर आपने शो डायलॉग से किया तो आप जब तक इस फॉर्म को जो शो हुआ है नया शो डायलॉग के थ्रू उसको बंद नहीं करेंगे, पेरेंट फॉर्म जिसके थ्रू ओपन है उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते। इस तरह भी हमने इसको बंद किया, अब इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर ये ओपन है तो दूसरे में कोई भी काम नहीं हो सकता। ये किसके थ्रू होता है? शो डायलॉग के थ्रू। और अगर आप सिंपली शो करते हैं तो अब वो आप पिछले वाले पे भी काम कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि शो डायलॉग के थ्रू मॉडल डायलॉग में आता है और शो के थ्रू मॉडलेस डायलॉग। अब छोटी सी एक चीज करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार लेट्स से नॉर्मली आपको शो डायलॉग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए शो डायलॉग? लेट्स से मैं शो डायलॉग के बाद लिखता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पे कुछ भी करवा देता हूँ। अब देखिए आपने ये ओपन किया है तो अब ये वाला फॉर्म आ गया है। ये फॉर्म जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक वो उस जगह पे ब्लॉक रहेगा। मेरी बात समझ आ गई? जब ये क्लोज होगा तब वो नीचे आया और उसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया है। इसी के बरक्स अगर हम सिंपली शो कर दें तो उसमें वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि फौरन नीचे आ जाएगा। ये मैंने क्लिक किया तो देखो साथ ही उसने वो भी किया और साथ ये वाला मैसेज बॉक्स भी डिस्प्ले करवा दिया। इसके बंद होने का इंतजार नहीं किया। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे इसके टेक्स्ट में कोई वैल्यू दूं वो मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाए। यानी मैंने फॉर्म ओपन किया है तो जो नया फॉर्म ओपन हुआ है उस पर मैंने कोई वैल्यूज दी हैं, मुझे पेरेंट फॉर्म के ऊपर वो मिलनी चाहिए।
उसके लिए 2-3 तरीके हैं। आसान तरीन तरीका क्या है कि हम फॉर्म 2 से वैल्यू लेना चाहते हैं ना, तो फॉर्म 2 के ऊपर एक हम स्टैटिक डाटा मेंबर बना लेते हैं, स्ट्रिंग str मैंने बना लिया। इसकी प्रॉपर्टी बना लेता हूँ स्ट्रिंग str के थ्रू। प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं? पब्लिक, रिटर्न टाइप उसकी रख देता हूँ स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ जी गेट वैल। क्या नाम रखती है प्रॉपर्टी का? गेट वैल। इसके सेट में क्या देते हैं हम जी कि str इक्वल्स टू वैल्यू, और गेट में क्या देते हैं हम? गेट में क्या देते हैं कि रिटर्न str। समझ गए? रिटर्न str। ठीक है। तो अगर हमने इसकी वैल्यू फॉर्म 1 से, अब वैल्यू हम उसको सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। लेट से हम बटन 1 पे लिखते हैं ओ बनाया, और उसके बाद हमने कर दिया जी ओ डॉट सेट वैल ओ डॉट क्या नाम था? गेट वैल ना, स्ट्रिंग इक्वल टू वैल्यू कर देते हैं, और दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट टू str, वहीं से उसकी वैल्यू सेट भी कर लेते हैं। हम कहते हैं जी ओ डॉट गेट वैल इक्वल्स टू वैल्यू डॉट सेट। अब क्या होगा? ओ डॉट शो डायलॉग में मैं ये करवा देता हूं, और अगर मैसेज बॉक्स डॉट शो ओ डॉट गेट वैल, यहां पे मैंने एक बटन पे क्लिक किया तो देखो जो वैल्यू मैंने वहां से सेंड की थी वो यहां पे फॉर्म 2 के अंदर इसके आगे अंदर आके इसके अंदर सेट हो गई। और जब मैंने इसको बंद किया तो उसने वैल्यू रिटर्न कर दी, और मेरे पास ये आ गया वैल्यू गॉट सेट, जो भी उसके अंदर वैल्यू थी। लेट से कुछ और कर देते हैं। यहाँ मैं कर लेता हूँ जी आशिफ, बंद किया, सॉरी str की वैल्यू हमने यहाँ से की हुई है ना, रिटर्न str कर रहे हैं, तो str में तो वही वैल्यू आ गई है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट str की जरूरत नहीं है बीच में, ये आ गया जी, ये हमने किया। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि नया फॉर्म आप कैसे क्रिएट करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जंप कैसे करते हैं, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के दरमियान डाटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। एक और काम हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यार जब एक ही फॉर्म एक वक्त में ओपन हो, उसका भी एक आसान सा तरीका है, और वो क्या है कि शो डायलॉग से पहले हम क्या करते हैं जी, दिस डॉट हाइड कर देते हैं, भाई तू छुप जा, और जब यहां से वापस आ जाए तो कर देते हैं दिस डॉट शो। और वो देखो पिछले वाला हाइड हो गया, खत्म हुआ, फिर सामने आ। क्लियर? ये छोटे छोटे से काम है, यूं हो जाते हैं अगर पता हो तो। इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना, ठीक है? काफी हो गया भाई, ये आज वो रिकॉर्ड नहीं किया, हो गया।